लेक्चर का मेन टॉपिक है सेल एंड चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमेशा की तरह जैसे हम लोग सबसे पहले कंटेंट देखते हैं, पहले तो ये जानेंगे कि सेल क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, एंड सेल का टाइप्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपका यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, एंड मल्टी सेलर मतलब सिंगल सेल से ज़्यादा। सिंगल सेल से ये जो बैक्टीरिया वायरसेस जो आप लोगों ने पढ़ा था, एक क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, तो ये सब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। बट ह्यूमन बॉडी जो है, प्लांट एंड एनिमल बॉडीज़, ये सब मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये जो है आपका सेल के ऑर्गेनाइजेशन पे डिवाइड किया गया है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। प्लांट एंड एनिमल सेल देखेंगे, क्योंकि प्लांट और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस चीज़ों से बना होता है। जैसे सेल में आपको पता है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। तो हम लोग उसको सेल ऑर्गेनेल्स टॉपिक में कंप्लीट करेंगे एंड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे सेल के रिगार्डिंग, एंड लास्ट में हम लोग एक रिविजन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। सेल क्या होता है? अ सेल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ। जैसे आप लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था, आपका जो मैटर इन आवर सराउंडिंग था, उसमें आपने देखा था कि पार्टिकल जो होते हैं वो बेसिक यूनिट है, उसी से सारा मैटर बना है। उसी तरह यहाँ पे सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, जिससे कि ऑर्गेनिजम्स बने हैं। तो सेल का जो प्रॉपर्टी वो ऑर्गेनिज्म में होगा, जैसे पार्टिकल का प्रॉपर्टीज मैटर में होता है। देखिए, अब एटम से मॉलिक्यूल बना है, कई सारे एटम्स मिला के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को मिला के मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उन मैक्रोमॉलिक्यूल से ऑर्गेनल्स बनते हैं। जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी। आप ये देखो कि सेल से पहले का जो यूनिट्स है, ऑर्गेनल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम, क्या इन सब में लाइफ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है? सेल से। सेल जो है वो लाइफ फंक्शन करने में कैपेबल होता है, एक्सक्रीशन कर सकता है, उसके बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस भी होता है, सारा प्रोसेस एक सिंगल सेल करता है। टिश्यू किसको बोलेंगे? अगर सेम ओरिजिन का सेल हो एंड स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन सेम हो, तो वैसे सेल्स को मिला के टिश्यू बनता है, और उन सारे टिश्यूज से ऑर्गन्स बन जाते हैं, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर उन्हीं ऑर्गन सिस्टम से एक होल बॉडी बन जाता है। आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, टिश्यूज हैं, सेल है, ऑर्गेनल्स है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, सारी चीज़ें आपके अंदर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ सेल से बने हैं। उसी बेसिस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। रॉबर्ट हुक इन 1665 नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सेल इन अ कॉर्क स्लाइस। अब आप पूछोगे कॉर्क स्लाइस क्या होता है? ट्रीज जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, उसका जो आउटर लेयर होता है, हम लोग जानते हैं उसको बार्क बोलते हैं। तो बार्क का कई सारा लेयर होता है, आप लोग हाई क्लासेस में पढ़ोगे, तो उस एक लेयर को हम लोग कॉर्क बोलते हैं। तो बार्क क्या होता है? डेड सेल होता है, दैट मीन्स कॉर्क भी डेड सेल होगा, और इसी डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और जो आपका न्यूक्लियस है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। ये 1665 में डिस्कवर हुआ था आपका सेल, जो कि एक डेड सेल को डिस्कवर किया था इन्होंने, वो भी अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स बने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बने। तो मैं आपको एक बार फिगर दिखा दूंगी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लेवेनहुक इन 1674 फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर। देखो, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था, एंड लेवेनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट हुआ 1940 में। तो उसके बाद बहुत सारे डिस्कवरीज हुए हैं। ये देखो आप, फर्स्ट वाला आपका ये जो है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिसको लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, और ये जो सेकेंड वन है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ लाइट माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस का यूज किया जाता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। और लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग जब सेल या किसी चीज़ को प्लेस करते थे उसको मैग्नीफाई करने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे लाइट बिम का यूज़ करते थे उस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, लाइट का यूज़ ना करके हम लोग इलेक्ट्रॉन बिम का यूज़ करते हैं, दैट्स वाई इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया और इसमें क्या कहा गया है?
ठीक है, तो सेल थ्योरी दिया था स्लेडन एंड स्वान ने। स्लेडन जो है वो आपके बॉटनिस्ट हैं एंड स्वान जो है ये वो आपके जूलॉजिस्ट हैं। अ सेल इज a structural and functional unit of all living organisms। एंड दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था all the living organism are made up of cell। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं। सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये स्टेटमेंट जो है वो आर विर्चो ने दिया था 1855 में। जैसे ये स्लेडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया और इसी को एक्सटेंड किया आर विर्चो ने। तो ये पूरा सेल थ्योरी है आपका। ये चीज़ आप याद रखना, तीनों पॉइंट्स एग्जाम में आप पूछ सकते हैं आपके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम लोग यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, ये दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे। एंड सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट किए गए हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, वो देखेंगे। एंड सेल वॉल के बेसिस पे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एक एक करके तीनों देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है आपका यूनिसेलर वर्सेस मल्टीसेलर। तो लेट मी शो यू। फिगर में देखो दोनों टाइप के सेल्स को दिखाया गया है। फर्स्ट पॉइंट है आपका यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से बने होते हैं एंड मल्टीसेलर जो होते हैं वो एक सेल से ज़्यादा से। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरियस एक्टिविटीज़ खुद कर सकते हैं, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ओके, रिप्रोडक्शन। तो एक सिंगल सेल में ये कैपेबिलिटी होती है कि ये सारे फंक्शंस खुद कर लेते हैं। बट जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन डिफरेंशिएट किया हुआ होता है मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो यूनिसेलर में प्रोकैरियोट्स भी आ जाता है, यूकैरियोट्स भी। अब आगे हम लोग ये देखने वाले कि यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट क्या होता है, और मल्टीसेलर में सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स आते हैं। तो ये पॉइंट आप आगे के लिए बचा के रखो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कंटेन न्यूक्लियस एंड सम अदर कंपोनेंट। इनमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस या कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। बट जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। लाइक मैंने आपको पहले ही बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी। इंजुरी ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द होल बॉडी विच कॉज टू डेथ। अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी इंजुरी होता है, सेल का डेथ हो जाएगा। बट हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे सेल हैं, सिंगल सेल का इंजरी से मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उतना। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव सर्टेन शेप, ओके। तो इनका कोई शेप नहीं होता, ये अपना शेप चेंज करते रहते हैं। जैसे अमीबा हो गया आपका, और जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल्स का डेफिनेट शेप होता है और उसी शेप के बेसिस पे उनके फंक्शंस भी डिफरेंशिएटेड होते हैं। यूनिसेलर इंक्लूड्स हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स दोनों आप लोग जानते हो, लोअर क्लासेस में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हेटेरोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं, एंड ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ओके। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो जहाँ पे भी होते हैं उनके आसपास जो भी पार्टिकल्स आता है उनको वो ट्रैप कर लेते हैं, ओके। तो वो हेटेरोट्रॉपिक हुए। लेकिन जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलर में आपका प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है। तो प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक है और एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है। देन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में आपका है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में आपका प्लांट्स, एनिमल, जाइगोट एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी उसमें इंक्लूड होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। एब्सेंट दैट मीन्स उनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होगा, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, उसके अंदर जो डीएनए और क्रोमेटिन जो होते हैं वो बिखरे हुए होंगे, मतलब वो बाउंडेड नहीं होंगे, राइट। एंड यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स जो हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब उनके अंदर सारे फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते, वो कुछ बस काम चलाओ टाइप। और यूकैरियोट्स में एडवांस्ड होते हैं, कंप्लीट सेल होते हैं, उनके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, मतलब प्रोकैरियोट्स को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया गया, राइट। प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। देखो प्रोकैरियोट जो है वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में आपको पता है कि सेल्स का अलग अलग फंक्शन डिवाइड होते हैं
और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो ऑलरेडी इनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर सके। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो है वो उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus that is also called Golgi body, lysosomes, ribosomes etc. that all are present. Okay, next हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में आपका आ जाता है आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, दिस ऑल आर प्रोकैरियोट्स। एंड यूकैरियोट्स में आपका सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों आता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब ये प्रोकैरियोट्स को हटा दो, उनके अलावा जितने भी हैं सारे यूकैरियोट्स हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एनिमल सेल में एंड प्लांट सेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एंड नेक्स्ट आपका है प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल्स, बट जो एनिमल सेल में है वो वैक्यूल्स जो है वो या तो बहुत स्मॉल होता है या फिर एब्सेंट होता है। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी में होता है। दैट मीन्स अगर ये सेल है तो सेल के वॉल के साइड, मतलब बीच में नहीं होगा, वो पेरिफेरी में होगा। ओके, एंड एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है। राइट, तो हमने टाइप्स कंप्लीट कर लिया। प्लांट सेल देख लिया, एनिमल सेल देख लिया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देख लिया और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देख लिया, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट ऑफ सेल। अब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग उसका कंपोनेंट्स देखेंगे, जैसे सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ये सब। अगर प्लांट सेल है तो उसका आउटर लेयर क्या होगा, सेल वॉल, और अगर एनिमल सेल है तो उसका आउटर लेयर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेल वॉल देखते हैं क्या है। रिजिड आउटर कवरिंग लाइंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल वॉल जो होता है वो आपका रिजिड होता है एंड नॉन लिविंग होता है। ठीक है, ये फ्रीली परमिएबल होता है, इससे कोई भी चीज़ आसपास हो जाता है। अगर स्पेस है तो मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह या फिर वाटर मॉलिक्यूल या अदर मॉलिक्यूल्स, अदर केमिकल मॉलिक्यूल्स, उसके लिए परमिएबल है। एंड मेनली इसका काम क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। सेल वॉल है, ये किस चीज़ से बना होता है, सेलुलोज से, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल एंड इट इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। पहली बात तो कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का। अब कंफ्यूज मत होना आप, क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा कि एनिमल सेल का आउटर लेयर क्या होता है या फिर प्लांट सेल का आउटर लेयर क्या होता है। अगर ये मेंशन नहीं करता है कि एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, तो आपको ये बोलेगा कि अगर वो सेल वॉल के बारे में पूछ रहा है तो वो बोलेगा कि नॉन लिविंग आउटर लेयर या फिर रिजिड आउटर लेयर क्या होता है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, मतलब अक्रॉस मूवमेंट कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही कर सकते हैं, सबकी एंट्री अलाउड नहीं है। ओके, तो इसमें मूवमेंट किस तरह से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस प्रोसेस से होता है, कैसे होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, बट सेल वॉल था वो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। एंड सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। ओके, ये किस चीज़ से बना होता है सेल मेम्ब्रेन, लिपिड एंड प्रोटीन से। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है बट उसका अमाउंट बहुत कम होता है। सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया गया था जो कि सेंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर शो करता है, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू इट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ 3 कंपोनेंट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे सेल का एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एंड ये डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसमें। मतलब देखो, अब सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, एंड न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। और सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ पोर्स होते हैं जिसके थ्रू मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। उसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है एंड क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि हमारा डीएनए का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये इसको हम लोग राइबोसोम का फैक्ट्रीज बोलते हैं। एंड क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, ये डीएनए वगैरह कंटेन करता है
डीएनए, आरएनए, तो इसी से आपका जेनेटिक मटेरियल बनता है, जीन्स बनते हैं। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है और जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं। ये देखो आप फिगर में किस तरह से, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड है। और ये जो सेमी फ्लूइड होता है उसको हम लोग साइटोसोल बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शंस क्या है? सेल ऑर्गेनल्स कंटेन करता है एंड साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर मूवमेंट के लिए एक पैसेज देता है, ये मीडियम क्रिएट करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स मेनली है क्या? स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। देखो सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हैं मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वो साइटोप्लाज्म में सब मिक्स हो जाएंगे, तो फिर वो ऑर्गेनल्स निकल आएगा, वो साइटोप्लाज्म का एक पार्ट हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा, राइट। तो सेल ऑर्गेनल्स देखने से पहले मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, तो उसमें मूवमेंट किस तरह से होता है ये देखते हैं उसके पहले। इसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनल्स पे चलेंगे। दो तरीके से मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, फर्स्ट है डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस। आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में डिफ्यूजन बताया था क्या होता है। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। एंड ऑस्मोसिस में भी सेम चीज़ होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही मूवमेंट होगा, बट वाटर का मूवमेंट होता है। एंड डिफ्यूजन में कोई भी चीज़, जैसे आप सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में देखे थे डिफ्यूजन होता है, और ऑस्मोसिस में जो है वो वाटर का मूवमेंट हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन होगा। एंड ये तीन सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हिप्नोटोनिक। Isotonic solutions are those which have the same solute and pH concentration as the surrounding body fluid or cytoplasm. देखो, अगर किसी दो सॉल्यूशन का सेम कंसंट्रेशन हो तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे सेल को अगर आप किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो तो कंसंट्रेशन तो सेम है दोनों साइड का, तो ऑस्मोसिस होगा क्या? नहीं होगा। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो, एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, हम लोग सेल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, अगर सेल के कंपैरिजन में किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर सेल के कंपैरिजन में किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा तो वो हिप्नोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या देखने मिलता है कि अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो बाहर का कंसंट्रेशन क्या है? वो तो ज़्यादा है, तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है वो सेल से सॉल्यूशन की ओर हो जाएगा, मतलब सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। एंड अगर हिप्नोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग सेल को डाल देते हैं तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर होने लगेगा, तो सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। तो जब हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डाल देते हैं तो क्या होता है? सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। अगर हम लोग प्लांट सेल के साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग उसको प्लाज्मोलाइट सेल बोलेंगे, एंड अगर एनिमल सेल के साथ हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्रेनेटेड बोलेंगे। ओके, अब बारी आती है सेल ऑर्गेनल्स की। तो सेल के अंदर अब बच जाता है सिर्फ और सिर्फ सेल ऑर्गेनल्स। फर्स्ट है आपका गोल्जी बॉडी। फिगर में देखते जाओ और मैं जो समझाती हूँ वो भी समझते जाना। ओके, मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड शैक, जिसको हम लोग सिस्टर्नीज बोलते हैं। ओके, एंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स एंड लार्ज वैक्यूल्स, ये चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं गोल्जी बॉडी में। देन इसका मेन काम क्या है? सिंथेसाइज सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पेरोक्सीजोम अलॉन्ग विथ वेरियस सब्सटेंसेस। तो सेल वॉल को सिंथेसाइज करने का काम करता है गोल्जी बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसाइज कर रहा है ये, पेरोक्सीजोम। आपका जो वैक्यूल्स होता है उसको हम लोग सेक्रेटरी वेसिकल्स भी बोलते हैं, जो कि एंजाइम्स, प्रोटीन्स, पिगमेंट्स या फिर प्रोटीन, मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है लैक्टोप्रोटीन, ये सब का सिक्रेशन करता है। एंड नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसका, आप फिगर में देखो, इसके अंदर कुछ फोल्ड्स होते हैं जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, एंड इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का काम ये संभालता है। ओके, एंड रेस्पिरेशन होता है तो हमें एटीपी मिलता है, एनर्जी मिलता है, इसलिए हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। जैसे हम लोग पैसे को खर्च करते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, उसी तरह यहाँ पे एटीपी का यूज होता है अलग अलग प्रोसेस के लिए, तो इसलिए हम लोग इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं एटीपी को। और एटीपी का फॉर्मेशन एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए हम लोग इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स। ये जो है वो सैप फिल्ड वेसिकल्स होता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं वो सब इसके अंदर होता है, जो कि वाटर, मिनरल एंड फूड को रिजर्व करता है और सेल का टर्जिडिटी को भी मेंटेन करता है। मतलब अगर सेल में ज़्यादा वाटर हो गया तो वो एक्स्ट्रा वाटर कहाँ चला जाएगा, वैक्यूल्स में। अगर सेल में ज़्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो गया तो वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट कहाँ चला जाएगा, सबसे पहले वैक्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम, जो कि टिनी स्फेरिकल शैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेनली इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं, एंड इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर लाइसोसोम फटा तो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो वो पूरे सेल को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। चलिए, नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिगर देख रहे हो आप। ओके, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होता है वो सेल के अंदर एक नेटवर्किंग का काम करता है, न्यूक्लियर मटेरियल को न्यूक्लियस से बाहर सेल के अंदर लाने का काम, या फिर सेल फ्लूइड्स को या फिर कुछ एंजाइम्स या फिर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने का काम न्यूक्लियस में। तो ये काम होता है इसका, एंड इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपका सेल का फ्रेमवर्क तैयार करता है, एंड इट इज़ एन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर वेरियस सब्सटेंसेस। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये नेटवर्क का काम करता है, एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है, तो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है वेरियस सब्सटेंसेस का सेल के अंदर। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है आपका। पहला होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में RER बोलते हैं, एंड एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि जिसकी वजह से हम लोग उसको रफ बोलते हैं, और स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। एंड इसका फंक्शंस क्या है दोनों का, कि RER जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम भी जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता है तो ये लिपिड सिंथेसाइज करता है। ओके, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है आपका प्लास्टिड। ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, जो कि मोस्टली प्लांट में पाया जाता है। मोस्टली क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, एक प्रोटोजोआ होता है यूग्लिना, जो कि प्लांट तो नहीं है बट उसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। अभी तक हमने डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन से स्ट्रक्चर देखे, पहला आपका प्लास्टिड, जो कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, फिगर देखो, द न्यूक्लियस, फिर आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था। ओके, प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, पहला जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड वन ल्यूकोप्लास्ट, एंड थर्ड वन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, बट आई थिंक क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट न्यू चीज़ होगा आपके लिए। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, जो फ्लावर्स में कलर आते हैं, या फिर टमाटो देखते हो आप लोग, उसका रेड कलर जो होता है, तो इन सब में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से वो कलर दिखता है आपको। एंड ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। तो मेनली इसका काम क्या होता है, फूड सिंथेसाइज करना एंड उसको स्टोर करना। एंड क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस से ही फूड बनता है, आपको पता है, प्लांट्स के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है। ओके, देखो कंफ्यूज मत होना क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल जो होता है वो पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, राइट। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्म। ये भी एक तरह का बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया। ओके, एंड लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है,
ऑस्ट्रिच एग सेल, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल ओवम होता है, दैट इज ऑल्सो एन एग सेल, ओके। एंड लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है? राइबोसोम। एंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है प्लांट्स में प्लास्टिड एंड एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया। ह्यूमंस एक्चुअली कैरी मोर बैक्टीरिया सेल देन ह्यूमन सेल्स। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया सेल्स ज़्यादा होते हैं, नॉट ह्यूमन सेल्स। नाउ वायरसेस आर नाइदर प्रोकैरियोट्स नॉर यूकैरियोट्स। तो वायरसेस ना प्रोकैरियोट्स होते हैं ना ही यूकैरियोट्स। पहली बात तो हमें यही नहीं समझ आता कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, देन हाउ वी कुड डिफाइन देम एज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ओके। एंड एक्चुअली वायरसेस आर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये सिर्फ आरएनए या डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, या तो आरएनए प्रोटीन से बना होगा या तो डीएनए एंड प्रोटीन से बना होगा। सेल हमारा कई सारे मॉलिक्यूल से बनता है और उसमें ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, बट वायरसेस सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल से बनता है, ओके। अब हम एक रिवीजन कर लेते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं हम। यूनिसेलर दैट मीन्स सिंगल सेल से बना हुआ, मल्टी सेलर दैट मीन्स मेनी सेल। एंड यूनिसेलर में आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हो अमीबा एंड पैरामीशियम। एंड मल्टी सेलर में इधर यहाँ पे प्लांट्स हो किया गया और यहाँ पे एनिमल्स। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो ईच शेप इज रिलेटेड टू अ डिफरेंट फंक्शन। एंड स्फेरिकल शेप का जो आरबीसी होता है आपका, एक्चुअली वो बाइकॉनकेव शेप का होता है। एंड स्पिंडल शेप एंड इलोंगेटेड शेप जो होता है वो आपका स्मूथ मसल सेल का शेप होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। एंड यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में एनिमल सेल भी आते हैं, प्लांट सेल भी आते हैं एंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। एंड प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, डीएनए बेसिकली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है तो इनसाइड क्या होगा? न्यूक्लियोइड, ओके। साइज ऑफ सेल के अकॉर्डिंग देखते हैं। साइज ऑफ ईच सेल नॉट रिलेटेड टू साइज ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट सेल का जो साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है, जो कि बैक्टीरिया का, दैट मीन्स माइकोप्लाज्मा का। एंड लार्जेस्ट सेल हमने देखा कि ऑस्ट्रिच का एग का जो सेल होता है वो होता है टिश्यूज, जो कि सेम ऑरिजिन के ग्रुप के सेल से बने होते हैं। एंड सेल जो है वो बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होता है, दैट मीन्स सेल हैज़ लाइफ। नाउ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेटाइटिस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। देख रहे हो प्लांट सेल में डिफरेंस देखो यहाँ पे। प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है, सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है। मेनली क्लोरोप्लास्ट को हम कंसिडर करते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है। एंड एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल होता है। एंड न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम से डीएनए बनता है, डीएनए से जीन्स, राइट। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, और इसका नोट्स मैं लिंक में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।